तो संबंध और फलन का विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज हल करना है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज को हल कर चुके हैं, जिसमें हम लोग संबंध के बारे में, फलन के बारे में, संबंध और फलन में जो भी क्वेश्चन है सब लोग सॉल्व किए हैं। तो देखते हैं विविध प्रश्नावली में आपके प्रांत और परिसर पर ही आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब फलन के प्रांत और परिसर पर ही आधारित दिया गया है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करें। इसका देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि संबंध आपका दो फंक्शन दिया है, कि ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन g(x) और f(x). तो इसमें बताना है कि f जो है एक फलन है, g नहीं है। संबंध जो है उसमें जो f(x) है वो एक फलन है, जबकि g(x) जो है फलन नहीं है। ये बात हमको सिद्ध करना है। तो फलन और संबंध में आपको डिफरेंस बताया गया है कि संबंध को ही फलन कहा जाता है, लेकिन किस संबंध को फलन कहते हैं? जिस संबंध में प्रांत का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, अर्थात एक प्रांत का केवल एक परिसर होना चाहिए। अगर एक प्रांत का एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहा है तो आप कहेंगे कि वह संबंध जो है फलन नहीं होगा। तो यही बात इसमें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो f(x) दिया गया है, f(x) इक्वल टू क्या है? x² व्हेन x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 3। इसमें दूसरा दिया गया 3x, ये आपका x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 10। अर्थात जब आपका x का मान 0 से 3 तक रखा जाएगा तो f(x) बराबर क्या रखना है? x²। अर्थात f(x) बराबर हमको x² रखना है। कब? जब x का मान 0 से लेकर के 3 तक मिलेगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे x 0 और 3 तक जो भी संख्या लेंगे उसके लिए x² एक ही वैल्यू देगा। इसका मतलब एक प्रांत के लिए एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से तो आप कह सकते हैं कि एक प्रांत का एक प्रतिबिंब बन रहा है। अगर दूसरी बात हम देखें, f(x) इक्वल टू क्या? 3x। कब? जब x का मान 3 से लेकर के 10, अर्थात 3 और 10 के बीच में कोई भी संख्या लेंगे उसमें 3x में रखेंगे x का मान, तो उसके लिए भी ये होगा कि एक प्रांत का एक ही परिसर मिल रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे जो दिख रहा है ये, यहाँ पर भी आप x बराबर 3 ले सकते हैं और यहाँ पर भी x बराबर 3 ले सकते हैं। अर्थात दो फंक्शन मिलेगा। x बराबर 3 के लिए x² भी रख सकते हैं, x बराबर 3 के लिए 3x भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान अगर 3 रखा जाए तो देखिए f(x) का मान अलग अलग आ रहा है क्या? परिसर अलग अलग आ रहा है क्या? अगर हम x बराबर 3 इसमें रखें तो f3 हमारा कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 आएगा। और इस फंक्शन में f3 रखेंगे तो f3 इक्वल टू क्या आएगा? 3 × 3, ये भी 9 ही आएगा। अर्थात 3 के लिए 9 ही प्रतिबिंब बन रहा है, अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। दोनों फंक्शन इसमें भी रखा गया, इसमें भी रखा है, दोनों के लिए 9 ही आ रहा है। अर्थात 3 का प्रतिबिंब किसके साथ बनेगा? 9 के साथ। अच्छा, इसमें को देख लें। अगर x बराबर हम 2 रखें तो यहाँ पे f2 क्या आएगा? 2 के लिए आपको इस फंक्शन में रखना होगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 के लिए 4 प्रतिबिंब बन रहा है। 1 रखेंगे तब भी इसके लिए यही प्रतिबिंब बनेगा। अब 3 से बड़ी रखेंगे, 5 रखेंगे तो f5 क्या आएगा? यहाँ पर रखेंगे 5 × 3 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रांत में आप कुछ भी संख्या रखें 0 से लेकर के 10 तक, तो सबके लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब यदि बन रहा है तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? फलन है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो संबंध f दिख रहा है ये जो है फलन है। क्लियर? थोड़ा इसमें देखिए gx में यदि आप gx बराबर x² रखेंगे, कब? जब x का मान 0 से लेकर के 2 तक रहेगा। अर्थात 0, 1, 2 आप रखेंगे तो x² में रखेंगे। और दूसरा gx बराबर 3x कब रखेंगे? जब x का मान 2 से लेकर के 10 तक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 0 और 2 के बीच में संख्या हम लें x बराबर 1 के लिए तो g1 क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अगर g2 रखें 2, x बराबर अगर हम 2 रखना चाहें तो g2 आपका क्या मिलेगा? यहाँ भी x बराबर 2 रखा जा सकता है, यहाँ भी, क्योंकि x का मान 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो।
तो यहाँ भी रखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, लेकिन जब यहाँ रखेंगे हम d2 तो 3 इंटू 2 आपका कितना आ जाएगा 6। और तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक ही प्रांत के लिए अलग अलग परिसर मिल रहा है, अर्थात इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे प्रांत 2 है और इसका प्रतिबिंब 4 के साथ भी बन रहा है, 6 के साथ भी बन रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि जब एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहा है तो ये जो आपका संबंध दिख रहा है यह फलन नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा संबंध फलन है, कौन सा नहीं है। अगर एक प्रांत का एक से अधिक परिसर में संबंध मतलब परिसर बन रहा है तो वह संबंध फलन नहीं हो सकता है। अगर एक प्रांत का एक ही परिसर है तब तो उस संबंध को आप फलन कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यदि f(x) = x² तो f(1.1 - f(1/1.1 - 1) इसका मान ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन दिख रहा है। यदि आपका f(x) = x² है तो आप यहाँ से जो f(1.1) दिया है इसका मान क्या हो सकता है, इसको x के स्थान पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे 1.1 है तो यहाँ भी रख देंगे तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। और f1 का मान क्या आएगा, जब f(x) = x² है तो f1 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप रख देंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इसका मान क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस ये आपका 1 का स्क्वायर अपान ये आप जब 1.1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। क्लियर? इसको थोड़ा हल करें तो ये आपका घटाइए मत, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ये a² - b² फार्मूला रख सकते हैं 1.1 + 1 इंटू 1.1 - 1 अपान आप लिख लीजिए इसको। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1.1 + 1 अर्थात ये हो गया 2.1। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फलन दिया गया है और इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत के बारे में आप जानते हैं कि जो x की वैल्यू रखी जाती है वही क्या होता है, प्रांत होता है। और x की वैल्यू रखने के बाद जो f(x) प्राप्त होता है वो आपका परिसर होता है। तो प्रांत हमको ज्ञात करना है। तो कोई भी फलन अगर हमारा है तो फलन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। परिभाषित होने का मतलब है कि जो फंक्शन हमारा है वो आपका इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से इसके बराबर नहीं होना चाहिए, या 1/0 नहीं होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फलन का प्रांत हम निर्धारित करेंगे, वास्तविक संख्या तो होगा ही, वास्तविक संख्या में कैसी संख्या लेना है कई संख्या नहीं लेना है उसको हम कंफर्म करें। तो इसका जो ये हर दिख रहा है ये तो कंफर्म है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये आपका फलन परिभाषित नहीं होगा, तो अर्थात फलन नहीं बन पाएगा तब। तो प्रांत के लिए आप जानते हैं कि फलन के लिए x² - 8x + 12 ≠ 0 अर्थात ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये आपका फलन नहीं बनेगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, इसका अगर गुणनखंड किया जाएगा तो x² आप डायरेक्ट लिख लीजिए 6x - 6 और x - 2 ≠ 0 अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फलन का प्रांत होगा वास्तविक संख्या तो होगा लेकिन उसमें 2 और 6 नहीं रहना चाहिए, अर्थात 2 और 6 को छोड़ करके बाकी सभी वास्तविक संख्या हम रखेंगे तो इस फलन का प्रांत हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए, फलन की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम उसके प्रांत को निर्धारित करेंगे। कहीं भी आपको ये आपका फलन मिले तो इस प्रकार में आप देखेंगे जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथे क्वेश्चन में देखिए, फलन दिया गया है आपका f(x) = √x - 1 द्वारा परिभाषित फलन वास्तविक फलन है, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो जब भी फलन हमारा वास्तविक होगा तो वास्तविक फलन तो पढ़ ही रहे हम लोग, फलन जो भी है वास्तविक है। तो वास्तविक फलन में ये हम जानते हैं कि उसका प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्या का समुच्चय होना चाहिए।
तो इसमें प्रांत और परिसर को हम देखे हैं, निर्धारित करें। यदि एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है रूट एक्स माइनस वन, क्लियर। अगर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो आप इसको कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, अर्थात जो ये वैल्यू है एक्स माइनस वन ये आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम रखेंगे वास्तविक संख्या के लिए या वास्तविक फलन के लिए एक्स माइनस वन जीरो से बड़ा या जीरो आ जाए, लेकिन जीरो से छोटा नहीं। जीरो से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मतलब एक्स माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि x का मान जो होगा वो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, क्लियर। तो ये हमारा x का मान हो गया। x क्या होता है कि प्रांत होता है, जो वैल्यू हम रखते हैं वही तो प्रांत है, आपका x का मान है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फलन का जो प्रांत होगा वो आपका 1 के बराबर है या 1 से बड़ा, अर्थात आप कह सकते हैं 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक। आप 1 रखिए, 2 रखिए, मतलब 1 से अधिक रखेंगे धनात्मक वैल्यू आएगी, तो फलन आपका वास्तविक बना रहेगा। वास्तविक संख्या लाने के लिए एक्स माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, तो ये आपका प्रांत हो जाएगा। इसका परिसर भी याद करना है। परिसर आपका हो सकता है, वास्तविक संख्या तो होना ही है, परिसर आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या होना चाहिए क्योंकि वास्तविक फलन है। यहाँ से देखें, अगर x का मान आप 1 से बड़ा रख रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी धनात्मक होगी। स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो वास्तविक संख्या मिलेगा ही, स्क्वायर रूट होने के बाद प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा, क्लियर। पांचवा क्वेश्चन भी एक वास्तविक फलन दिया गया है, इसमें भी प्रांत और परिसर ही ज्ञात करना है। जैसे अभी इसका चौथा क्वेश्चन था, रूट में एक्स माइनस वन था, यहाँ पे आपका मॉड ऑफ दिया गया है। तो यहाँ पे प्रांत और परिसर हम देखिए निकालते हैं। फलन हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो एक बात तो हम जानते हैं कि मॉड के अंदर वैल्यू चाहे माइनस रहे, चाहे प्लस रहे, चाहे जैसे भी रहे, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये कुछ भी आप रखिए, एक्स का मान प्लस माइनस, 1 से छोटा बड़ा कुछ भी रखेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन मॉड के बाहर रखेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x का मान कुछ भी रखें, अर्थात ये प्रांत जो होगा हमारा वास्तविक संख्या का समुच्चय हो जाएगा। स्पष्ट। परिसर की बात अगर हम कहें तो यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे, प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे, लेकिन मॉड के बाद आपका धनात्मक ही मिलेगा। तो जो भी संख्या मिले, वास्तविक संख्या मिलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो यहाँ पे परिसर के बारे में हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या कैसा रहेगा, धनात्मक, धन वास्तविक संख्या है। तो इसका प्रांत भी आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, परिसर भी वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन में देखिए, फलन जो दिया गया है वो सीधे सीधा आपका क्रमित युग्म के रूप में ही दे दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक क्रमित युग्म है जिसमें आपका ये प्रांत है और ये परिसर है, ये प्रथम घटक है और ये द्वितीय घटक। यहाँ पे जो x होगा वो वास्तविक संख्या लेना है, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम फलन में x रखेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। प्रथम घटक द्वितीय घटक का मतलब यही है कि जैसे ये 2 और 4 लिया गया है, इसका मतलब है कि ये आपका प्रथम घटक होता है, ये द्वितीय घटक होता है। तो फलन में हम ये मान रखते हैं, x के स्थान पर ये रखेंगे तो आपका y आपका एफ एक्स ये प्राप्त होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एफ एक्स है इस y के बराबर होता है, अर्थात f2 हमारा किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। यही तो बात होती है फलन में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा तो हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि आपका ये गलत हो जाएगा। आप ये जान रहे हैं कि ये जो डोमेन होता है प्रांत, उसका प्रथम घटक जो भी संबंध का प्रथम घटक है वही तो प्रांत होता है। इसको आप फलन में रखेंगे तो आपको परिसर जो होता है वही प्राप्त होता है द्वितीय घटक के रूप में, क्लियर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फलन हो गया। अब यहाँ से हम फलन के परिसर के बारे में देखते हैं। तो ये जो फलन है इसमें आपका परिसर ज्ञात करने के लिए आप ये देखेंगे कि इसका मान वास्तविक संख्या तो होना चाहिए। फलन आपका देख रहे हैं r से r में, इसका मतलब है फंक्शन r टू r,
ये x जो होगा वास्तविक संख्या रखना है और जो मान मिलेगा परिसर वो भी वास्तविक संख्या ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इस तरह से निर्धारित नहीं हो पाएगा। इसको हम y लिख लें, थोड़ा इसको सॉल्व करें। एफ एक्स को हम लिख सकते हैं y, तो ये आ गया x² अपॉन 1 प्लस x²। इसका अगर हम गुणा करें तो y प्लस x²y इक्वल टू x²। और फिर यहाँ से आप देखिए इसको उधर ले जाइए, माइनस x²y, इधर x² कॉमन करेंगे तो आएगा 1 माइनस वाई। तो x² इक्वल टू क्या आएगा, y अपान 1 माइनस वाई। क्लियर? x बराबर क्या गया, रूट y अपान 1 माइनस वाई, अर्थात x बराबर क्या गया, रूट y माइनस 1 माइनस वाई। अब ये जो प्राप्त हुआ है x का मान मिला है रूट y माइनस 1 अपान वाई, y अपान 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए ये बात, यही बात है सेम, बस इसको परिवर्तित कर दिए गए। यहाँ पे x का मान रखा जाएगा तो ये आपका फलन y का मान मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रांत है और ये y जो है क्या है, परिसर है। तो अब परिसर को आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे परिसर जो होगा वो किस प्रकार से हम रखें कि वास्तविक संख्या प्राप्त हो। अब देखिए y के बारे में ही आपको समझना, परिसर याद करना था, इसीलिए हमने परिसर के पद में ही फलन को व्यक्त कर लिया। फिर यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि परिसर में जो y का मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक क्या हो सकता है। क्लियर? तो आप जानते हैं कि अगर परिसर वास्तविक फलन अगर है फलन, तो उसका परिसर भी क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो ये अगर ये वास्तविक संख्या हमको लेना है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर संख्या ऋणात्मक हो रहा है तो आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। आएगा समझ में? धनात्मक होने के लिए आप देखिए ये तो y है और यहाँ से वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक फलन के लिए जो y अपान 1 माइनस वाई है ये आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात ये 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। अब ये बात कैसे कंफर्म हो, अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। ये आपका धनात्मक होने के लिए दो कंडीशन हो सकता है। कौन कौन सा, या तो ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है तो माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, या ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तब भी प्लस हो सकता है। तो अगर ये धनात्मक होगा तो y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? और ये 1 माइनस वाई भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से y ग्रेटर देन 0 एंड 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं y का मान 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, अर्थात इस तरह से कह सकते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो 0 के बराबर भी हम रख सकते हैं क्या? हाँ, अगर 0 के बराबर हम रखे हैं तो भी आप ये कह सकते हैं कि ये 0 आ जाएगा तब भी आप वास्तविक संख्या में ले सकते हैं, काल्पनिक में नहीं होगा। तो y का मान जो होगा 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 भी रहेगा लेकिन 1 से कम रहेगा। तो एक तो ये कंडीशन बन सकता है y के लिए परिसर में। दूसरी बात, अगर ये ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक होने का मतलब y का मान 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर होगा तब तो वास्तविक संख्या के रूप में आएगा। और ये भी y से छोटा, 0 से छोटा 1 माइनस वाई लेस देन 0, तो y का मान 0 से छोटा और इधर 1 से बड़ा। तो यहाँ पे देखिए कि जो y का मान है वो आपका 0 से छोटा हो रहा है और 1 से बड़ा हो रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि y का कोई ऐसा मान जो 0 से छोटा हो और y से बड़ा हो, कोई संख्या है? नहीं है। तो ये कंडीशन आपका नहीं हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि जो y होगा हमारा फलन f(x) का मान, y का मान, वही परिसर होता है। तो हमारा परिसर क्या हो सकता है, परिसर आपका क्या होगा 0 to 1, अर्थात ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर के ओपन इंटरवल का मतलब 1 के बीच में। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। आप परिसर को इस तरह से निकाले हैं y के रूप में बना करके। क्यों? क्योंकि जब सीधे सीधे y का मान y के पद में आ जाएगा तो आप जानते हैं y क्या है, f(x) है। इसी f(x) का ही तो मान चाहिए हमको।
तो ये मान आपने निकाला है 0 से 1 के बीच में। ये हमारा क्या हो जाएगा फलन का परिसर। सातवें क्वेश्चन देखिए, दो फलन दिया गया है, एक है एफ फलन और दूसरा जी। एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया गया। तो यहाँ पे फलन के बीजगणित के रूप में क्वेश्चन दिया है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपान जी का मान ज्ञात करना है। तो फलन के बीजगणित के बारे में हमने पढ़ा है कि जैसे एफ प्लस जी है, इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स को जोड़ लिया जाए तो सीधा सीधा इसका मान प्राप्त होता है। इसी तरीके से घटाने में आता है, गुणनफल, भागफल सभी बीजगणित में आ जाता है। सेम उसी तरीके से लगाना है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए कैसे है, एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया गया है। तो जो एफ प्लस जी होगा इसको हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये आपको फलन का योगफल होता है। जो बीजगणित में योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल होता है, तो अलग अलग आप दोनों फलन का योगफल निकाल लीजिए, एफ प्लस जी आ जाता है। तो एफ एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 1 है। जी एक्स का मान 2x माइनस 3 है, तो ये 3x माइनस 2 आ जाएगा। किसका मान, एफ प्लस जी का मान। ऐसे ही आप एफ माइनस जी जब निकालेंगे तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ एक्स का मान एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स का मान 2x माइनस 3 है। थोड़ा यहाँ पे सावधान रहेंगे, आगे माइनस है तो कोष्टक लगाइए, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। ये हो गया एफ माइनस जी का मान। अब बचा क्या, एफ पान जी। इसका मतलब हो गया कि एफ पान जी ऑफ एक्स, तो ये भी अलग अलग एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स। तो ये एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 3। अच्छा, कोई भी फलन है तो उसको आप एक्स की वैल्यू निर्धारित करके ही रख दीजिए जिसे वो परिभाषित रहना चाहिए। अगर यहाँ पे ये फलन 2x माइनस 3 0 आ जाएगा तब ये फलन परिभाषित नहीं होगा, तो फलन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 3/2। तो इस फंक्शन के आगे लिखेंगे जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3/2। अब आपका ये क्लियर हो गया कि ये जो फलन होगा x बराबर 3/2 न लिए जाए तो ये आपका फलन रहेगा, अर्थात 3/2 न लेकर के ही आपका ये फलन बनाया गया है। क्लियर?